हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और हेलोवीन सीरीज में आज आप देखने वाले उसका 7th पार्ट, जिसका नाम है हेलोवीन H2O 20 ईयर्स लेटर। यह हेलोवीन 2 का डायरेक्ट सीक्वल है, यानी कि उसके बाद की किसी भी मूवी को नहीं मानता। ये उसकी कहानी को आगे बढ़ा के एक नई टाइमलाइन बनाएगा। ये मूवी आई थी 1998 में, यानी कि हेलोवीन के 20 साल बाद, और ये उसके 20 साल बाद ही बेस्ड होगी। इसलिए टाइटल में H20 है, जिसे सब H2O कहते हैं। इसे डायरेक्ट किया है स्टीव माइनर ने, जो कि फ्राइडे द 13 पार्ट 2 और 3 के भी डायरेक्टर हैं। इसके राइटर है रॉबर्ट ज़ैपिया और साथ में केविन विलियमसन, जो कि स्क्रीम के भी राइटर हैं, लेकिन राइटिंग का श्रेय उन्हें नहीं दिया गया। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी मूवी स्क्रीम के बाद आई थी, इसलिए इसमें भी ढेर सारे हॉरर रेफरेंसेस हैं जिन्हें गैस करने में मजा आएगा, और ये काम हम सब मिलकर करेंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हेलोवीन 2 के एंड में एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें लॉरी बच गई थी, लेकिन माइकल और लूमिस का क्या हुआ वो हमें नहीं बताया गया था। अब आ जाते हैं उस हादसे के 20 साल बाद लैंगडन नाम के टाउन में, जहाँ रहती है नर्स मैरियन, जिसे आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में देखा था। वो अपने घर पहुंचकर देखती है कि वहाँ घुसपैठ हुई है, इसलिए अंदर जाने के बजाय वो जाती है अपने पड़ोसी के घर, और यहाँ हम हेलरेजर के सैनोबाइट बटरबॉल का स्टैचू देख सकते हैं। वहाँ हम उसके पड़ोसी जिमी को भी देखते हैं, जो कि हमें जेसन का रेफरेंस दे रहा है। उसके साथ था उसका फ्रेंड टोनी। पुलिस को कॉल करने के बाद जिमी अकेला मैरियन के घर में जाता है चेक करने। वहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ था। अब जिमी वहाँ कुछ चेक करने नहीं आया, बल्कि वो आया है कुछ बियर चुराने, और ऐसा करके वो चुपचाप अपने घर चल देता है। अब मैरियन भी अपने घर में जाती है, और यहाँ हम लूमिस की एक फ़ोटो देखते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ से लॉरी की फाइल गायब थी, और वो फाइल ली है माइकल ने, जो कि अब किसी भी वक्त मैरियन को मार डालेगा। और उसे भी एहसास हो गया था, इसलिए वो फिर से भागकर जाती है जिमी के घर, और वहाँ से मिलती है जिमी की डेड बॉडी, और साथ में टोनी की भी, उसी क्लासिक वे में। माइकल भी वहीं पर था और उसने अपना वेपन उठा लिया। मैरिन पूरी कोशिश कर रही थी उससे बचने की, और इसी बीच पुलिस भी उसके घर पहुंच चुकी थी, लेकिन वो तो जिमी के घर में है। वो चिल्लाती रह जाती है और माइकल उसका गला काट कर उसे मार देता है। इसके बाद उसी की कार लेकर फरार हो गया था। पुलिस को बॉडीज मिलती हैं, और यहाँ में पता चलता है कि लूमिस भी उस ब्लास्ट में बच गया था। वो अब तक यहीं रह रहा था और मैरिन उसका ख्याल रख रही थी, लेकिन कुछ साल पहले लूमिस की डेथ हो गई, और हम देख सकते हैं कि अपनी मौत आने तक भी वो माइकल के ऊपर ही रिसर्च कर रहा था। ये 10 मूवी का इंट्रो, और ये आपको स्क्रीम की याद दिला रहा होगा। इसके बाद हम देखते हैं लॉरी को, जिसे अभी भी माइकल के नाइटमेयर्स आते हैं, और यहाँ उसके हाथ पर एक कट का निशान देख सकते हैं, जो कि माइकल ने मारा था जब उसने लॉरी के ऊपर पहला अटैक किया था। अब लॉरी कैलिफोर्निया के एक बोर्डिंग स्कूल में प्रिंसिपल है, और यहाँ पर वो नाम बदल कर रह रही है। अब उसका नाम है कैरी टेट। दुनिया के लिए लॉरी एक कार एक्सीडेंट में मर चुकी है। सिर्फ लूमिस इसके बारे में जानता था, और यही वजह है कि माइकल ने मैरिन के घर से वो फाइल चुराई। ये लॉरी की एक न्यू लाइफ है, जिसमें उसका डिवोर्स भी हो चुका है, और उसका एक बेटा है जॉन। ये दोनों स्कूल कैंपस में ही रहते हैं। आज हेलोवीन है और पूरा स्कूल एक ट्रिप पर जा रहा है, लेकिन जॉन नहीं जा रहा, क्योंकि लॉरी उसे कहीं जाने नहीं देती, स्पेशली हेलोवीन के दिन, क्योंकि लॉरी को अभी भी माइकल दिखता है। यहाँ हम देखते हैं जॉन की गर्लफ्रेंड मॉली को, और साथ में उनके फ्रेंड्स चार्ली और सैरा को भी। ये चारों ही ट्रिप पर नहीं जा रहे, इसलिए आज रात ये चारों यहीं पर पार्टी करेंगे। अब इस मूवी में डायलॉग्स के थ्रू भी कई सारे रेफरेंसेस दिए गए हैं, जो कि बताने में काफ़ी अजीब लगेंगे, इसलिए रहने देते हैं। मीनवाइल हम देखते हैं कि मार उसकी बेटी को, जो कि एक रेस्ट स्टॉप पर रुके थे, और माइकल भी वहीं पर था, क्योंकि मैरिन की कार अब चलने लायक नहीं बची। वो उनकी कार चुराएगा, जो कि उसे सूट भी करेगी। अब ये सीक्वेंस भी काफ़ी सही है। माइकल उस औरत के बैग में से चाबी लेने आता है, और हमें यही डर लगा रहता है कि कहीं वो उन दोनों को मार ना दे, लेकिन वो चुपचाप कार लेकर चला जाता है। अब हम फिर से आ जाते हैं लॉरी के पास। हमें पता चलता है कि वो रिलेशनशिप में है काउंसलर विल के साथ, और हम उसके असिस्टेंट नॉर्मा को भी देखते हैं, जिसका रोल क्या है लॉरी यानी कि जेमी ली कर्टिस की रियल लाइफ मॉम जेनेट ली ने। जेनेट साइको में लीड रोल में थी, और उसमें नॉर्मन बेट्स की माँ का नाम नॉर्मा ही था। साइको के इसमें कई रेफरेंसेस हैं। उधर जॉन और चार्ली जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड रॉनी के पास, जिसका रोल क्या है रैपर एलएल कूल जे ने, क्योंकि वो हेलोवीन के काफ़ी बड़े फैन हैं। रॉनी की हेल्प से वो दोनों बाहर चले जाते हैं पार्टी का सामान लेने, जबकि बाहर जाना अलाउड नहीं था। बाहर घूमते हुए लॉरी उन्हें पकड़ लेती है, और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। वो उन्हें वापस स्कूल लेकर जाती है, और माइकल भी उनके पीछे ही था। उसने स्टॉकिंग शुरू कर दी। इसके बाद वो क्लास लेती है, और यहाँ बात चल रही है फ्रैंकेनस्टाइन के बारे में। यहाँ मॉली विंडो से बाहर देखती है तो वहाँ माइकल उसे खड़ा हुआ घूर रहा था, और अचानक वो गायब भी हो जाता है। फर्स्ट पार्ट में लॉरी के साथ भी यही हुआ था। फर्क ये है कि तब वो पढ़ रही थी और अब वो पढ़ा रही है। क्लास खत्म होने के बाद लॉरी जॉन को बुलाती है और उसे कहते हैं कि तुम ट्रिप पर जा सकते हो। अब माइकल की वजह से कोई रोक टोक नहीं, लेकिन उसने तो ऑलरेडी सब कुछ प्लान कर लिया था, इसलिए वो तो नहीं जाने वाला।
अब यहाँ सारी बसेस निकल जाती हैं और फन फैक्ट ये है कि इनमें से एक के भी अंदर सीट नहीं है, सारे बच्चे खड़े हैं। जॉन भी घर से निकल जाता है, लेकिन बस में जाने के बजाय वो जाता है स्कूल बेसमेंट में जहाँ वो पार्टी करेंगे। नॉर्मा भी अपने घर जा रही थी और उसके पीछे वही कार है जो उसके पास साइको में थी और यहाँ बैकग्राउंड में साइको का ही म्यूजिक चल रहा है। स्कूल खाली होने के बाद माइकल भी वहाँ पहुँच चुका था और बड़ी चालाकी से वो अंदर एंटर हो जाता है। उधर मॉली और सर अपने रूम में थे जहाँ टीवी पर चल रही है स्क्रीम 2। जैसा कि आपको पता ही है, स्क्रीम में हैलोवीन के ढेर सारे रेफरेंसेस थे। वो दोनों पहुंच जाती हैं बेसमेंट में जॉन और चार्ली के साथ जहां वो सब पार्टी करेंगे और इधर लॉरी थी विल के साथ। आज वो फाइनली विल को बता देती है कि वो कैरी नहीं बल्कि लॉरी है और माइकल मैर्स उसका भाई था। विल उससे पूछता है कि जब वो तुम्हारे पीछे पड़ा था तब तुम्हारी एज क्या थी। वो बताती है कि 17 और ये बोलते उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि जॉन भी अभी 17 का हुआ है, यानी कि आज माइकल उसे मारने आ सकता है। यहाँ लॉजिक ये है कि पहले वो 15 साल सैनिटेरियम में वेट कर रहा था कि कब लॉरी 17 की हो और अब वो 20 सालों से वेट कर रहा है कि कब लॉरी का कोई बच्चा हो और वो 17 का हो। अभी कोई खास लॉजिक तो नहीं है, लेकिन हमें काम चलाना ही पड़ेगा। अब लॉरी जल्दी से कॉल करके पूछ रही थी कि जॉन ठीक है या नहीं, लेकिन फ़ोन डेड थे। माइकल ने काम शुरू कर दिया। वो देखती है कि जॉन का बैग वहीं पर था, यानी कि वो ट्रिप पर नहीं गया। अपनी गन लेकर वो जॉन को ढूंढने जा ही रही थी कि तभी वहाँ रॉनी आकर उसे सारा हाल बता देता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि माइकल अंदर आ चुका। उधर माइकल बच्चों तक पहुंच गया था और उसका सबसे पहला शिकार बनता है चार्ली। यहाँ आप देख सकते हो कि माइकल का मास्क CGI है जो कि अलग ही चमक रहा है। अब चार्ली की डेड बॉडी मिलती है सैरा को, क्योंकि अगली बारी उसकी थी। वो जल्दी से लिफ्ट में बैठकर ऊपर जा रही थी, लेकिन माइकल ने एक बार तो कर ही दिया। जैसे ही वो ऊपर पहुंचती है, माइकल रस्सी काट देता है जिससे उसका पैर बुरी तरह क्रश हो गया था। यहाँ वो सैरा को 4 बार स्टैब करके उसे भी मार देता है। इधर जॉन और मॉली उन दोनों को ढूंढ रहे थे और उन्हें वो मिल भी जाते हैं, लेकिन डेड। ये तो पक्का स्क्रीम का ही रेफरेंस है। अब माइकल उनके पीछे लग चुका था, इसलिए वो भागते हैं, लेकिन मॉली पकड़ी जाती है। जॉन उसे बचा रहा था, इसलिए माइकल पहले उसी के पैर में स्टैब करता है, फिर भी वो दोनों बचकर निकल जाते हैं और पहुंचते हैं एक बंद दरवाजे तक। यहाँ टाइम रहते दरवाजा खोलती है लॉरी और यहाँ 20 साल बाद वो दोनों भाई बहन आमने सामने थे। अब लॉरी से शूट करने वाली थी कि तभी वो गायब हो जाता है। अब लॉरी दोनों बच्चों को बंद करती है जैसा कि उसने फर्स्ट पार्ट में किया था और विल के साथ माइकल को ढूंढने जाती है। अचानक उन्हें कोई दिखता है जिसके ऊपर विल गोली चला देता है, लेकिन वो माइकल नहीं बल्कि रॉनी था। अभी वो सदमे में थे कि तभी माइकल पीछे से विल को स्टैब करके हवा में लटका देता है। ऐसा ही उसने हैलोवीन 2 में किया था जिल के साथ, पहले जिल और अब विल, और ये दोनों किल्स लॉरी के सामने हुई। अब माइकल अपने क्लासिक वे में दरवाजे तोड़ रहा था, तभी लॉरी उस पर अटैक कर देती है और इसके बाद बच्चों को लेकर वहां से निकल जाती है। वो तीनों कार में बैठकर गेट तक पहुंच गए थे और वहां लॉरी उन दोनों को भेजकर खुद वहीं पर रुकती है, क्योंकि आज उसे ये खेल खत्म करना ही था और कुछ ऐसा ही लूमिस ने किया था हैलोवीन 6 में। वो कहती है कि ड्राइव डाउन टू बेकर्स, जो कि रेफरेंस है स्क्रीम की केसी बेकर का। केसी के डैड ने उसकी मॉम से कहा था गो टू द मैकेंजीज, और ये लाइन लॉरी ने ही बोली थी हैलोवीन में। यहाँ हैलोवीन स्क्रीम को दिखा रही है कि हम भी तेज हैं। खैर अब लॉरी एक कुल्हाड़ी लेकर चल देती है माइकल को ढूंढने और उसे बड़े अजीब स्टाइल में मिलता है। यहाँ एक अटैक वो करती है और एक माइकल ने सेम वैसे अटैक किया जैसा कि उसने फर्स्ट पार्ट में किया था, जिसका निशान अब तक है। अब लॉरी छुप जाती है टेबल के नीचे और वो टेबल्स को फेंकते हुए उसे ढूंढ रहा था। वो फिर से भागती है, लेकिन इस बार वो छुपकर हमला करती है और उसे कई बार स्टैब करके गिरा देती है नीचे जहाँ वो ढेर हो गया था। अब वो फाइनली उसका खेल खत्म करने वाली थी कि तभी वहाँ आ जाता है रॉनी, जो कि सर में गोली लगने के बाद भी बच गया। पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और माइकल को वो एक वैन में डालकर ले जा रहे थे। आमतौर पर मूवी यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन ये मूवी स्क्रीम के बाद आई थी, इसलिए ऐसे ही खत्म नहीं होगी। लॉरी उस वैन को लेकर फरार हो जाती है, क्योंकि आज उसे ये खेल खत्म करना ही था। माइकल भी रास्ते में जाग गया था, इसलिए वो ब्रेक मारकर उसे बाहर फेंकती है और यहाँ वो उठता है अपने क्लासिक वे में। लॉरी से उड़ाकर ले जाती है और वैन को गिरा देती है खाई में, जहाँ माइकल वैन और एक पेड़ के बीच फंस गया था। लॉरी एक्स उठाकर उसके पास जाती है, क्योंकि इसे सब्र नहीं हो रहा, और यहाँ हम देखते हैं कि माइकल पागलों की तरह अपने मास्क को चेक कर रहा है और वो काफी कंफ्यूज लग रहा है। वो लॉरी की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन लॉरी को पता है कि एंड कैसे होगा। वो सीधा उसका सर ही उड़ा देती है और कुछ इस तरह लॉरी के बदले के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी काफी ज्यादा सही है पिछले कुछ मूवीज के मुकाबले, क्योंकि पूरी कोशिश की गई थी इसे एक मॉडर्न स्लैशर बनाने की, और मेकर्स काफी हद तक कामयाब भी रहे, क्योंकि इसे काफी अच्छा रिस्पांस मिला था, जो कि इस फ्रेंचाइज से गायब हो गया था। अब तक हैलोवीन की इमेज काफी ज्यादा गिर चुकी थी, लेकिन इस मूवी ने उसे संभाला। इसमें से कई सारे एलिमेंट्स डाले गए जो हैलोवीन फ्रेंचाइज में पहले नहीं थे, जैसे कि हद से ज्यादा रेफरेंसेस, और ये डालने भी जरूरी थे, क्योंकि तब स्क्रीम सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली स्लैशर बन चुकी थी और सेकंड नंबर पर थी स्क्रीम 2, इसलिए वैसा कुछ तो करना ही था। लेकिन आज के टाइम में कहानी कुछ और है। अब स्क्रीम सेकंड नंबर पर है और पहले पे है 2018 वाली हैलोवीन।
ये मूवी नहीं कर पाई, लेकिन हैलोवीन ने स्क्रीम को पीछे कर ही दिया और क्या पता स्क्रीम 5 फिर से पासा पलट दे। अब अगर बात करें माइकल के मास्क की, तो इसमें 2-3 मास्क यूज किए गए हैं। इंट्रो में मास्क अलग था और मेन मूवी में अलग, और एक जगह तो CGI था। लेकिन जैसा भी था, कम से कम हैलोवीन 4 और 5 जैसा नहीं था। इंट्रो में हैलोवीन 6 वाला मास्क यूज किया गया था। तो अब बात करते हैं ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $17 मिलियन और उसने कमाई की थी $75 मिलियन की, जो कि इसे थर्ड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बनाता है इस फ्रेंचाइज की। पिछली मूवीज तो कुछ खास कमाई कर ही नहीं पाई थी। 20 साल बाद भी माइकल को सेट पर देखकर जेमी डर गई थी। पहले मूवी बाकी सभी हैलोवीन मूवी से कनेक्टेड होती और ये एक तरह से हैलोवीन 6 का सीक्वल होती। केविन विलियमसन ने जो कहानी लिखी थी उसमें ये सब चीजें डाली गई थी, लेकिन बाद में उनकी स्क्रिप्ट को यूज नहीं किया गया। फिर भी स्क्रिप्ट में भी केविन ने कई सारे रीराइट्स किए, जिस वजह से ये मूवी इतनी स्मार्ट है। फिर भी केविन को क्रेडिट नहीं मिला। केविन की स्क्रिप्ट में एंडिंग भी अलग थी और उसमें हम डॉक्टर लूमिस की बेटी को भी देख पाते। जॉन कारपेंटर इसे डायरेक्ट करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो मांग रहे थे $10 मिलियन, क्योंकि हैलोवीन से उनकी कुछ कमाई नहीं हुई थी। अब प्रोड्यूसर इसके लिए तैयार नहीं थे, इसलिए जॉन भी पीछे हट गए। 18 सालों में जेनेट ली की पहली फिल्म थी। इससे पहले उनकी मूवी आई थी 1982 में द फॉग, जिसमें उनकी बेटी जेमी भी थी और उसे डायरेक्ट किया था जॉन कारपेंटर ने। इसका ओरिजिनल टाइटल था हैलोवीन 7 द रिवेंज ऑफ लॉरी स्ट्रोड, और ये इस फ्रेंचाइज की सबसे छोटी मूवी है। इस मूवी में माइकल का रोल किया है क्रिस डूरन ने। जेमी ने उनका निकनेम रख दिया था शेपी। उनका जन्म हुआ था 1963 में, उसी साल जब माइकल ने अपनी बहन जूडिथ को मारा था। मॉली यानी कि मिशेल विलियम्स ने एक भी हैलोवीन मूवी नहीं देखी थी। पहले किलर चार्ली होने वाला था। वो एक कॉपी कैट होता और असल में वो एक नर्स का बेटा होता जिसे माइकल ने सैनिटेरियम में रेप किया था। बाद में इस पूरे आइडिया को स्क्रैप कर दिया गया। इस फ्रेंचाइज की 7th फिल्म है। H2O वाटर का केमिकल सिंबल है, जिसका pH बैलेंस होता है 7.0। ये इकलौती फिल्म है जिसमें माइकल को बहुत ही कम चोट आई। ये बात अलग है कि उसकी गर्दन कट गई, लेकिन वो आपको अगले पार्ट में पता चल जाएगा। पिछले सभी पार्ट से लेकर अब तक माइकल एक बार भी नहीं बोला। पहले डिसाइड किया गया था कि एंड में मरने से पहले वो लॉरी का नाम लेगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये जॉन यानी कि जॉर्ज हार्नेट की पहली फिल्म थी और उन्हें आपने देखा है 30 डेज ऑफ नाइट में। इसका बॉडी काउंट है 7। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके ये बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। क्या आप लॉरी को फिर से देखकर खुश हो और क्या ये पिछले पार्ट से बेहतर है? कमेंट करके जरूर बताना। और इसका नेक्स्ट पार्ट डिटेल में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको ढूंढ ले जैसे माइकल ढूंढ लेता है लॉरी को। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वो आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।